आपके माध्यम से सदन को गत सरकार द्वारा दिसंबर 2023 में अपने समय के दायित्वों का भुगतान न कर लंबित छोड़ देने संबंधी प्रमुख मदों के विवरण अवगत कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पंचायतों को राज्य व केंद्रीय वित्त आयोग के 2180 करोड़ रुपए का भुगतान किया ही नहीं। 2180 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। वृद्ध, असहाय, विधवा किसानों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1443 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया। किसानों के कल्याण की योजनाओं में 1316 करोड़ रुपए का भुगतान कहां हुआ, ये तो बताएं। मनरेगा के 896 करोड़ रुपए का भुगतान किसको करना था, ये तो बताएं। बच्चों को शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 728 करोड़ रुपए का भुगतान ही भूल गए कि हमें इसका भुगतान करना है। बच्चों के पोषाहार का भुगतान 353 करोड़ रुपए का कहां हुआ। अनाथ बच्चों को पालनहार योजना के 136 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। जल जीवन मिशन के 1755 करोड़ रुपए जारी ही नहीं किए। कर्मचारियों से संबंधित 2924 करोड़ रुपए का भुगतान भी नहीं किया। अब क्या इसका जोड़ भी आपको बताना पड़ेगा? ये जोड़ बता के कितना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार 16,500 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किए बिना ही विदा हो गई। ये भुगतान ही नहीं किया। इस विवरण से ये स्पष्ट हो ही गया होगा कि इनकी सरकार काम करती ही नहीं थी। जो थोड़ा बहुत करती थी उसका भी भुगतान करती नहीं थी, और हम जनहित में इनके द्वारा छोड़े गए दायित्वों का भुगतान करते हैं। तो अब समझ लीजिए कि हम अपने कराए कार्यों तथा घोषित कार्यों के लिए जो वित्तीय संसाधन इस डबल इंजन की सरकार में, ये तो हम जुटा ही लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा भुगतान के संबंध में उठाए गए कुछ बिंदुओं की वास्तविक स्थिति भी बताना चाहूंगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान गत सरकार में जहां 3 और 4 माह विलंब से होता था, वहीं हमने इस देरी में कमी लाकर आज स्थिति कर ली है कि माह दिसंबर में पेड इन जनवरी का भुगतान हो चुका है तथा माह फरवरी 2025 का भुगतान प्रारंभ कर दिया है, और ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी फर्ज बनता है कि मैं माननीय सदस्यगणों को उनसे सीधी जुड़ी योजना एमएलए लैट की जानकारी भी दे दूं। जहां गत सरकार ने अपने कार्यकाल में लगभग 500 करोड़ रुपए इस योजना में जारी ही नहीं किए, वहीं हमारे द्वारा इस वर्ष 2024-25 में संपूर्ण 1000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को एमएलए लैट योजना की प्रगति से अवगत भी कराना चाहूंगा। 5 वर्षों में किसी प्रकार का इन्होंने नहीं किया। एक वर्ष 2022-23 में अधिकतम 458 करोड़ रुपए के व्यय के साथ अधिकतम 11,975 वर्ष 2019-20 के कार्य ही पूर्ण किए गए। वहीं हमारी सरकार द्वारा जनवरी 2024 से अब तक 1,270 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 29,361 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। इनसे 3 गुने काम। साथ ही इन कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने में जहां कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों में औसतन 76 दिन का समय लग रहा था, वहीं हमारी सरकार में औसत दिन 31 हो गया है दिन का समय लग रहा है। 16वीं विधानसभा में इस योजना अंतर्गत प्राप्त कुल अवसंस्थाओं में से 9,985 91% कार्य स्वीकृति जारी की जा चुकी है। माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार के प्रथम वर्ष में ही एमएलए लैट के अतिरिक्त प्रति विधानसभा बिना किसी भेदभाव के, माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएलए लैट तो दिया ही है लेकिन बिना किसी भेदभाव के। अब ये कहते हैं कि साहब भेदभाव। 5 करोड़ रुपए सड़क निर्माण, ये अब का नहीं है, ये आते ही था। 3 करोड़ रुपए अन्य आधारभूत संरचना के लिए। अब
ये गिनते जाएंगे कितना हुआ है। 10 करोड़ रुपए पुणे सड़कों हेतु उपलब्ध कराए जा रहे हैं, 10 करोड़ रुपए इस बजट में दिया है। इस प्रकार 5 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र के स्थान पर 23 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा देने का काम हमारी सरकार ने किया है, तो 4 गुना होता है। कहाँ है हरिमोहन जी? अरे हरिमोहन जी, आप ये तो बताओ, आप इतने समय से सदन में हैं, कभी एक वर्ष में एमएलए लैंड में 23 करोड़ रुपए मिला है क्या? कभी मिला है क्या 23 करोड़ रुपए? किसी को मिला है क्या भाई? अरे आपको अरे आपको किसने कहा हरिमोहन? अरे सुनिए, बैठिए, सुनिए, वो भी आ रहा हूँ, मैं आगे आ रहा हूँ, दिया है ना, आगे आ रहा हूँ। एक मिनट, ये जो दिया है ना, यही नहीं मिला, यही बात मैंने कही है। कौन सा? ये जो आप लोगों ने जो घोषणा की है ना, जो हमको कह रहे हो एमएलए में दे दिया, हमसे प्रस्ताव ही नहीं लिए गए। जो आ रहे हुए ना, उनसे प्रस्ताव ले लेके एमएलए लड़का नहीं है हमारा, वही तो बात कह रहा हूँ। देखिए, अरे मुख्यमंत्री जी, अरे देखिए माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी मैं स्पष्ट कर देता। अरे भाई, बोल रहे हैं, कोई अरे अध्यक्ष जी मैं स्पष्ट कर देता हूं, अगर आप सदन की आज्ञा होगी तो मैं जाऊंगा इनके घर लेने के लिए। मैं अगर ये कहेंगे कि प्रस्ताव, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी कहना चाहता हूं, जितने प्रस्ताव 100 लगभग 26 विधानसभाओं के प्रस्ताव आ गए, उनको पैसा जारी हो गया। इसमें 3 करोड़ रुपए जो दिया है, उसमें 91 में विधानसभाओं के प्रस्ताव आ गए जिनका पैसा हमने दे दिया। अगर आपका प्रस्ताव लेने के लिए अगर आप भेजोगे नहीं हमें प्रस्ताव, तो वो कैसे आएंगे? प्रस्ताव आप भेजिए और लीजिए, नहीं भेजे? अरे श्रीमान जी, अमीन खान जी, देखिए ये क्या है? हाकिम अली नो, ऐसा है, ऐसा है, ये अब आप ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। अरे मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, इंदिरा, मैं पूर्व में भी माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के बहस में जवाब सदन को अवगत करा चुका हूँ कि पंचायतों को गत सरकार राज्य वित्त आयोग की, ये मैं कह रहा हूँ 23 करोड़। आप प्रस्ताव तो आपको भिजवाने, मेरे को घर लेने जाना है क्या? आप भिजवाइए, लीजिए। किसने मना किया? कहाँ भिजवा दो आप? लड़के कलेक्टर को भिजवाइए। प्रस्ताव दीजिए। कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ। अब तो मेज थपथपा दीजिए, अब तो मेज थपथपा दीजिए। हरिमोहन जी अभी, हरिमोहन जी हाथ कर रहे हैं, मेज भी थपथपाई अभी। हाँ देखिए, माननीय संसदीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, देखिए वो रतन देवासी जी को तो पहुंच गए। श्रीमान सरवर जी मैं आपकी पीड़ा को जानता हूँ, क्योंकि आपके पास पहुंच गए, रतन जी के पास पहुंच गए, इसलिए आप जोर जोर से कह रहे हो आपके पास पहुंच गए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम देश की 130 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। अब भी ताली बजाने में जोर पड़ रहा है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की बहस के जवाब में सदन को अवगत करा चुका हूं कि पंचायतों को गत कांग्रेस सरकार राज्य वित्त आयोग की राशि रुपए 2180 करोड़ रुपए की देनदारियां छोड़ गई थी। आप देख लेना कितना हो रहा है। हमने उक्त देनदारी 2180 करोड़ रुपए सहित 4000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हमारी सरकार आने के बाद पंचायत राज संस्थाओं को जारी किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
हम बार बार प्रतिपक्ष को आना दिखा रहे हैं, किंतु यह है कि अपने गिरेबान में झांकते तक नहीं, अपने गिरेबान में झांकते तक नहीं। अरे देख तो लो भाई, ये आप वहां पूछ करके तो देखो, आपका पैसा वहां पहुंच गया, प्रस्ताव नहीं देंगे तो आपके घर थोड़ी लेने आएगा। लगता है अपनी कमी नहीं देखना, दूसरों पर बिना तथ्य के अनर्गल टिप्पणी करना कांग्रेस के कल्चर का ही अभिन्न अंग बन गया है। सबको याद होगा कि अभी हाल ही में इनकी एक प्रमुख, अभी देखा होगा आपने, अभी हाल में इनकी एक प्रमुख सदस्य द्वारा देश के क्रिकेट टीम के कप्तान एवं अद्वितीय खिलाड़ी को भी नहीं बख्शा गया, इस तरह की टिप्पणी की गई थी। मान्यता नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान अनेक बार केंद्र सरकार के संबंध में भी अपनी अनर्गल टिप्पणियां कर रहे थे। उन्होंने न सिर्फ केंद्रीय बजट, केंद्रीय करों पर राज्य के हिस्से के बारे में बात की, किंतु कोविड जैसी महामारी के समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संभालने के साथ साथ मानवता की दृष्टि से 100 से अधिक देशों को भी सहायता उपलब्ध कराई थी, 100 से ज्यादा देशों को सहायता उपलब्ध कराई थी। उस कालखंड की भी विपक्ष की माननीय सदस्यों ने तारीफ करना तो दूर, उसकी आलोचना ही कर डाली। यदि हम प्रदेश के गत 5 बजटों का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि चाहे केंद्रीय करों में हिस्सा राशि हो, केंद्रीय सहायता हो, विशेष पूंजीगत सहायता योजना हो अथवा ऋण लेने की सीमा हो, केंद्र सरकार ने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। हमारी केंद्र की सरकार ने, हमारी विपक्षी साथी जब सत्ता में थे तो अपनी कमियां केंद्र पर डालने की इनकी आदत सी बन गई थी, जो आज तक भी जारी है। इन पर तो कहावत सटीक बैठती है कि नाच ना जाने। मैं एक दिन कह रहा था, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने उस दिन भी कहा, मैं उसको भी दोहराना चाहता हूं। मैं सरपंचों के कार्यक्रम में गया, इनको मेरी सरपंची से वो आगे आ रहा है विषय, बड़ी वो है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष की डबल इंजन सरकार से अत्यधिक दिलचस्पी को देखते हुए मैं आपके माध्यम से इनकी सरकार तथा हमारी डबल इंजन की सरकार के अंतर को स्पष्ट करना चाहता हूं। जब थी उनकी सरकार, चारों ओर थी लूट मारी, त्राई त्राई करती जनता, हर तरफ थी लाचारी। ऐसे में जनता ने जब दी हमको जिम्मेदारी, आई डबल इंजन की सरकार हमारी। हुआ आशा का संचार, जगी उम्मीदें ढेर सारी, मजबूत अर्थव्यवस्था खुशहाली की हमने की तैयारी। ऐसी डबल इंजन की सरकार, हे अपराधी बेकाबू, कानून व्यवस्था भी हारी हारी, अपराध नियंत्रण से शांति व्यवस्था हमने सुधारी। भर्ती दागदार की आपने, अटकी युवाओं की नौकरी सारी, थाम हाथ युवाओं का हमने की हर वर्ष रोजगार की तैयारी। ऐसी डबल इंजन की सरकार हमारी। कोरी घोषणाओं के ढोल पीट पीट बनाया जनता को बेचारी, कोरी घोषणाओं के ढोल पीट पीट बनाया जनता को बेचारी। करना था जब काम, कर रहे थे होटल में ऐश की सवारी। आंसू पोंछ मजदूर किसान के दशा उनकी हमने सुधारी। आंसू पोंछ मजदूर किसान के दशा उनकी हमने सुधारी। बिजली पानी सड़क सुविधा से हमने आज तस्वीर संवारी। हाँ, ऐसी है डबल इंजन की सरकार हमारी। करना था करने ना थे वो काम कर, करने ना थे वो काम कर। प्रदेश की सूरत आपने बिगाड़ी, भ्रष्टाचार की कर सवारी।
किया खाली खजाना सरकारी। केंद्र के सहयोग से हटाई दूर हमने लाचारी। बार बार कहते हैं केंद्र क्यों जाते हैं? अरे केंद्र से कुछ लेके आते हैं, दिल्ली इसलिए जाते हैं। दिल्ली के नजदीक से उनके दिल पे चली कटारी, ऐसी डबल इंजन की सरकार हमारी। बेपटरी की अर्थव्यवस्था, जेब कट रही थी भारी भारी। राइजिंग राजस्थान से अब विकसित प्रदेश की तैयारी। हरित विकास से करनी है सुरक्षा पीढ़ियों की हमारी। गांव खिले शहर खिले, आएगी हर चेहरे पे मुस्कान की बारी। ऐसी है डबल इंजन की सरकार हमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष आंकड़ों एवं तथ्यों के माध्यम से भी इनकी सरकार और हमारी सरकार, माननीय नेता प्रतिपक्ष डबल इंजन वाली सरकार की हमारे गांव इनका टारी बस कांग्रेस बेचारी। आपका गांव टारी तो है, मुख्यमंत्री हमारे गांव इनका टारी। मैं माननीय अध्यक्ष जी कुछ आंकड़े में आपको बताना चाहता हूं और माननीय मैं कहना चाहता हूं कि किस तरह से 2023 और 24 के आंकड़े में आपके सामने रख रहा हूं। ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों स्थापना हेतु हेक्टर में है 66,149। 66,149 आपने किया, हमने 1,05,100 यानी कि 50% अधिक। कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना संख्या इनकी 92 और हमारी 412 है, 4 गुना से अधिक। सहकारी समितियों में नए गोदामों का निर्माण संख्या 2023 में 0, 2024 में 212 है। अब इसकी तो प्रतिशत भी क्या निकालूंगा। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में कुल वृद्धि 259 मेगावाट और 1,689 6 गुना। 1,689 6 गुना। गौशालाओं को सहायता करोड़ों में 733 करोड़, 1,233 करोड़ हमारे, 1,233 करोड़, 65% अधिक। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई की स्थापना से पूंजी विनियोजन करोड़ में 3,219 करोड़ 23 में और हमारे 24 में 11,500 करोड़, 35 गुना अधिक। विभिन्न श्रेणी अस्पतालों का निर्माण संख्या आपके समय में 2023 में 160, हमारे में 260, 1.5 गुना अधिक। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जल संचय योजना के अंतर्गत राशि करोड़ में 103 करोड़ रुपए 2023, 2024 में 915 करोड़, 9 गुना अधिक। केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित राशि करोड़ों में, इनके समय 2023 में 1,498 करोड़ और अभी हमारे 2024 में 4,719 करोड़, यानी कि 3 गुना अधिक। ग्रामीण क्षेत्र में ओडीए प्लस गांव संख्या 1,096 और 38,415, 35 गुना। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण उन्नयन नवीनीकरण किलोमीटर 916 2023 और 2,596, 2.5 गुना से अधिक। निस्तारण किए गए राजस्व प्रकरण 1 लाख और हमारे 2 लाख से ऊपर, 2 गुना। रोडवेज के निगम बेड़े में हेतु खरीदी गई बसें संख्या 0 2023 0 510। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं इनको और कितने आंकड़े गिनाऊं, इन तथ्यों से स्पष्ट है कि हम जनहित के विषय पर हर चुनौती और मुश्किलों का सामना करते हुए खुशहाल राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ सक रहे हैं। इस संदर्भ में मैं प्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी कृति रश्मि रथी की चुनौतियों का डटकर सामने करने की प्रेरणा देने वाली पंक्तियों का स्मरण करना चाहता हूं। सच है, विपत्ति जब आती है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, बने रहिए जन टीवी पर।
राजस्थान के जन जन और कण कण को समर्पित राज्य बजट 2025-26 जो है प्रदेश का पहला ग्रीन बजट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और भजनलाल सरकार के संकल्प को साकार करने वाला यह बजट युवा, महिला, मजदूर और किसान का करेगा उत्थान और प्रदान करेगा देश प्रदेश के विकास को गति। प्रदेश की इकोनॉमी को भजनलाल सरकार 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी में बदलने के लिए है कटिबद्ध। 8 करोड़ राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट आगामी 1 वर्ष में सुनिश्चित करेगा 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब होगी प्रतिवर्ष 9,000 रुपए। लखपति दीदी की श्रेणी में लाई जाएंगी और 20 लाख महिलाएं। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़कर होगी 1,250 रुपए प्रति माह। राजस्थान बजट 2025-26 की बात निराली। हर गांव शहर समृद्धि और हर घर खुशहाली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। फिर रुक करेंगे राजस्थान विधानसभा का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जवाब पेश कर रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में चर्चा में भाग न लेकर सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। क्या ऐसे जनहित के प्रति सच्ची चिंता व सुधार करने की इच्छा माना जा सकता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष कि देखिए, जिस तरह से आप अपनी बात सदन के अंदर कह सकते हैं वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से सुर्खियों में आने के लिए कहें, ये ठीक नहीं है। जहां एक और विपक्ष ऐसे दिखावे का सहारा लेकर मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रहा है, वही हम जनता में बिना रुके बिना थके सतत प्रयासरत हैं। हमारे द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य का मूल्यांकन रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित स्टेट फाइनेंस 2024 के विश्लेषण से ही हो जाता है कि इसके अनुसार वर्ष 2024-25 में कुल व्यय में से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर सभी राज्यों का औसत जहां मात्र 6.13% है तथा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी वर्ष 2019-20 में वर्ष 2023-24 तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर कुल व्यय का औसत 6.78% ही रहा। वहीं हमने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर व्यय हेतु वर्ष 2024-25 में 27,660 करोड़ रुपए तथा वर्ष 25-26 में 31,888 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो कुल प्रावधान का क्रमशः 8.26% एवं 8.40% है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 एवं वित्त आयोग की अवसंसा द्वारा निर्धारित बेंचमार्क 8% से अधिक है। हमारे द्वारा चिकित्सा संबंधी विभिन्न योजनाओं को आवश्यक सुधार के साथ संचालित करने के फलस्वरूप जहां कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष में स्वास्थ्य बीमा योजना में 30,51,000 लोगों का इलाज हुआ, वहीं यह संख्या हमारे कार्यकाल में 20% बढ़कर 36,27,000 हो गई। आरजीएच के माध्यम से भी हमारे समय लाभान्वित सरकारी कार्मिक पेंशनर की संख्या 6.72% से बढ़कर 13,12,844 हो गई। इसके साथ ही आरजीएचएस फैमिली मेंबर्स की संख्या में 2,16,912 की बढ़ोतरी भी हुई है। प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की सुविधा को बढ़ाने की दृष्टि से हमने बच्चों एवं बुजुर्गों से संबंधित विशेष पैकेज जोड़ने के साथ साथ प्रदेश के बाहर भी इलाज की सुविधा व्यवस्था अब कर दी है। फिर भी आप लोग जाने क्या क्या राग अलापते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की मांग पर चर्चा करते हुए पता नहीं ये संयोग है कि जब भी मैं सदन में मेरी बात रखता हूं तो कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। आने वाले माननीय सदस्य द्वारा इस हेतु बजट कम रखने की बात की,
इसके साथ ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा भ्रष्टाचार, बजरी माफिया, फोन टेपिंग, अपराध की स्थिति के संबंध में बड़ी बड़ी बातें कर अपने को, जैसे वो होता है ना, पानी में बैठ जाता है, वो क्या होता है, सफेद पानी में बैठ के वो पार्ट देखता है, सोचता है क्या है। आपने उन सारी बातों को उसकी तरह भुला दिया है। वाले उस उगला भगत वाले चरित्र को उजागर करने का काम किया। ये तो सर्वविदित है कि पेपर लीक किसके समय हुए। मैं राजस्थान की जनता इस बात को जानती है कि पेपर लीक किसके समय हुए, बजरी की लीद के संबंध में गलत निर्णय किसने लिए और किसके घर पर लिखा गया कि उसने खूब खाया और कौन तख्ती लगा के आया, किसने पत्र लिखा, किसने पत्र लिखा, ये सारी चीजें। फोन टेपिंग को लेकर किसके समय होटलों में सरकार बैठी रही, जरा ये तो बताओ। किसको नक्कम्मा, नकारा और क्या क्या शब्द बोले, ये भी था। किस समय क्षेत्र में, किसके समय क्षेत्र में मिनी सीएम घूम घूम कर भ्रष्टाचार फैलाते थे, सबको पता है। रिफाइनरी जैसी परियोजना का काम में टांग अड़ाने के लिए कौन कौन अपना दबदबा वहां दिखा रहे थे, हैं? और उनको जो एक बात और मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जो उस समय के सीएम थे वो अब भी वही जा रहे हैं। उनका बजरी माफिया, खनन माफिया वही हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं अभी चिंता मत करिए, अब वो नहीं चलने वाला है, बिल्कुल नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। जेजेएम तथा चिकित्सा विभाग की गत सरकार के समय कार्यप्रणाली किसने, हमारे पास बात कर रहे थे जेजेएम की, आपने इतना काम किया, हमने कितना काम किया, आपने कितना काम किया पूरा पता है, राजस्थान की जनता जानती है। 2023 तक काम पूरा होना था, पूरा काम होना था। अगर आप पूरा काम करके चले जाते तो हमको तो काम पूरा मिलता। हमने तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया था कि ये जेजेएम का काम 2028 तक बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारे राजस्थान की जिस तरह से गत सरकार ने दुर्गति की है, हमने तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निवेदन किया और उन्होंने हमारे निवेदन पर हमारी बात स्वीकार करते हुए 2028 तक बढ़ाया। इसलिए हमारे क्षेत्र में काम हो जाएगा, पूरे देश में ही बढ़ेगा, पूरे देश में ही बढ़ेगा। अरे एक राज्य में थोड़ी, हम आपकी तरह नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं माननीय, मैं कहना चाहता हूं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी 2008 से 13 तक, और यूपी उसमें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राजनीति से पता पड़ता है कि इनके विचार और इनकी राजनीति क्या चाहती है। जब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने उन सरकारों को, जो कांग्रेस की सरकार नहीं थी 2008 से और 13 के बीच में, इन्होंने उन सरकारों के सिलेंडर के पैसे नहीं घटाए थे, और जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां सिलेंडर के पैसे घटाए थे। ये हम नहीं करते, हम सबको समान भाव से देखते हैं, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी राज्य की सरकार हो। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा है कि हमारी सरकार देश के लिए काम करती है, प्रदेश की जनता के लिए और देश की जनता के लिए काम करती है, इसलिए हमने जब निवेदन किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेजेएम को 2028 तक पूरे देश में बढ़ाने का काम किया। चिकित्सा विभाग की गत सरकार के समय कार्यप्रणाली किसे नहीं पता है, किसी ने नहीं देखा, बीच में बहाना बना करके
प्रभारी के रूप में अचक से सरका दिया। ये राजस्थान की जनता देख नहीं रही थी कि अचक से सरका दिया चिकित्सा मंत्री को प्रभारी के बहाने कि जाइए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि ये अपनी ओर जरा देखें कि हम किस तरह से हमारी गत की सरकार ने काम किया है। अध्यापकों के सम्मेलन में ट्रांसफर इंडस्ट्री की पोल किसके समय खुली पता नहीं है। ये मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, किसी के सामने एक उंगली करने से 4 उंगली अपनी तरफ होती हैं। जरा विचार करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। अगर यही नहीं होती तो राजस्थान की जनता आपको वहां और हमको यहां नहीं बैठाती। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पूर्ववर्ती सरकार के समय पुलिस विभाग का औसत बजट 7,650 करोड़ रुपए वार्षिक रहा था, वहीं हमारी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की दृष्टि से इसमें 50% की वृद्धि करते हुए इसे 11,500 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया है। हमारे द्वारा 6,500 पदों पर भर्ती, 250 कायलिका पेट्रोलिंग टीम, 3 महिला पुलिस बटालियन की स्थापना तथा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन जैसे कदम उठाए हैं। रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रदेश के अपराध बढ़ने के संबंध में टिप्पणी की थी। साथ ही कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्यों को अब महिलाओं की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। इनके लिए तो मैं यही कह सकता हूं, क्योंकि वो यहां नहीं है, लेकिन इतना कहूंगा कि चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन वो होते जब ही कहता, क्योंकि मैं माननीय अध्यक्ष जी सदन में कोई नहीं होते हैं, तो अगर कोई विषय होता है तो मैं जिक्र नहीं करता। जो सदस्य सदन में नहीं है उनके बारे में बात नहीं करूंगा। आपकी महिलाओं के प्रति भावनाओं से सब परिचित हैं, है कि नहीं है? महिलाओं कह रहा हूं सर। विपक्ष के द्वारा उठाए गए इन बिंदुओं के क्रम में मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि गत सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में हमारी सरकार के प्रथम वर्ष में महिला अत्याचार के प्रकरणों में उल्लेखनीय कमी आई है। अब मैं इनको बता देता हूं, माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता बता रहे थे, इनको पूरा गणित बताना आवश्यक है। दुष्कर्म के साथ हत्या मामले में 7.32% 7 से अधिक कमी हुई है। दहेज और मृत्यु मामलों में 6% से अधिक की कमी हुई है। मैं जल्दी बोल रहा हूं। दुष्कर्म और बालिका मामलों में लगभग 3% की कमी हुई है। दहेज उत्पीड़न मामलों में लगभग 23% की कमी हुई है। छेड़छाड़ मामलों में 8.5% की कमी हुई है। इस प्रकार हमारे शासनकाल के प्रथम वर्ष में महिला अत्याचार के मामले में कुल 10.5% से अधिक की कमी आई है। यह मैं माननीय को अवगत कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको राम के नाम से भी बड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं राम जल सेतु परियोजना, अरे कहाँ है रामकेश जी? मैं देख रहा था किधर है। राम जल सेतु परियोजना, चलो ठीक है मान लिया, चलो आपने सच स्वीकार किया, हमने मान लिया ना, क्यों चिंता करते हो? आपको तो दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि आपके नाम के आगे राम है। और उनके नाम इसीलिए तो वो दोनों बोल रहे हैं कि हमें दिक्कत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां राम जल सेतु परियोजना हमारी है, माननीय जहां हमारे द्वारा प्रदेश को सतत जल संकट से उबारने के लिए राम जल सेतु परियोजना, यमुना जल समझौता एवं स्टेट वाटर ग्रिड का निर्माण कर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष द्वारा
अरे मनोज जी तसल्ली तो रखो, तसल्ली तो रखो। आपके पड़ोस में जो बैठे हैं उनसे पूछो, हैं? पड़ोसियों को पूछो, ये कितने दिन से काम कर रहे थे, ये कितने दिन से जनता को कह रहे थे। मैं बता रहा हूं, अभी आ रहा हूं आपके पास। ये कितने दिन से कह रहे थे। इन्होंने तो कई चुनाव इस बात पे जीते हैं कि वहां जाकर के चुनाव से 3 महीने पहले पत्थर लगाते थे कि हम इधर से हरियाणा की तरफ से यमुना का पानी ला रहे हैं। इस पर चुनाव जीते हैं। 70 साल में क्या किया है? यही किया। माननीय, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने कहा कि स्टेट वाटर ग्रिड का निर्माण कर प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं विपक्ष द्वारा एमओयू की जानकारी तथा बजटीय प्रावधानों को बढ़ाने की संख्या से प्रदेश की जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे विपक्ष के साथियों को प्रदेश की जनता की समझ पर विश्वास ही नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह जनता है, सब जानती है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, मैं हमेशा जनप्रतिनिधि के लिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, और वो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी अगर बात का, मेरी बात का, अगर किसी सदस्य की बात का भरोसा नहीं है तो भले हम जीत करके आ जाएं, लेकिन हमारी कोई जिम्मेदारी जनता के बीच में नहीं बनती है। क्योंकि जब तक जनप्रतिनिधियों को जनता में जवाबदेही नहीं हो और जनता में इस बात की पहचान नहीं हो कि आपसे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द वो जनता के हित का है, जनता के काम करने का है, ये जनता को विश्वास होना चाहिए, ये जनता के मन में यह भाव आना चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जनता जानती है झूठ ज्यादा दिन नहीं चलती। हां, एक बात है, झूठ जल्दी चल सकती है लेकिन जल्दी बुझ जाती है। सच धीरे चलता है लेकिन लगातार चलता है। इसमें आपको, हम सभी को यह अंतर समझना होगा। यह सदन में हमको इसलिए नहीं भेजा है कि हम बस आरोप प्रत्यारोप लगाते चले और हमारी बात को सिरी करते चले। हमें जनता के बीच में रहते हुए जनता के कामों को ध्यान दिलाना होगा, उनके जिन वायदों को हम करके आए हैं। क्योंकि यह स्थिति होती है कि आदमी से जब बात करते हैं तो उससे कुछ भी हाँ करा लीजिए, कुछ भी कहने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसको ध्यान नहीं रहता है। हमने जो जनता से जो वायदा किए, हम एक एक वादे को जनता को बार बार ध्यान दिलाते हैं। और आपके माध्यम से मैं बार बार इसको रिपीट भी करता हूं, जनसभा के अंदर भी करता हूं और सदन के अंदर भी करता हूं कि जो हमने संकल्प पत्र लिया है, हम उस संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। हमने ईआरसीबी कॉरपोरेशन को बृहद रूप देते हुए स्टेट वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन बनाने का भी निर्णय लिया। हमारे द्वारा जहां एक और कॉरपोरेशन के माध्यम से वित्तीय संसाधन जुटाए जा रहे हैं, वहीं केंद्र का भी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष को यह तो समझ में आना चाहिए कि यदि हम वेबसाइट पर सबके देखने के लिए एमओए अपलोड कर सकते हैं तो इसे किसी से छुपाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब हम वहां अपलोड कर सकते हैं, वहां तो सब लोग देख रहे हैं, तो हम कहां छुपाएंगे इसको? इसका तो प्रश्न नहीं लगता। 17 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में स्वयं माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस परियोजना का शुभारंभ करने से विपक्ष पूरी तरह से हताश और बौखला गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार हमारे द्वारा केंद्र और हरियाणा सरकार के सहयोग से हथनी कुंड बैराज से यमुना जल राजस्थान के प्रयास भी अब रंग लाने लगे हैं। और मैं शेखावाटी क्षेत्र के, अभी मनोज जी कह रहे थे तो मैं यही कहना चाह रहा था, मैं पेपर भी लेके आया। अगर इसकी कॉपी अरे सुन तो लो किरण जी, सब होगा। सुनिए अरे भाई, अरे माननीय सदस्य, माननीय सदस्य तो अच्छा होगा। अरे इनको ऐसा लग रहा है यमुना से सीधा नल इनके यहाँ पहुंच जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय, ये रंगों का त्योहार है, होली है,
और मैं शेखावाटी के रंगों की बौछार भी मैं साथ में दे रहा हूं। और वो मैं ये दे रहा हूं कि दिनांक 5 मार्च को, अभी 5 मार्च को हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त डीपीआर तैयार करने हेतु टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है और वो ये पेपर मेरे पास है। मैं ये हुआ है वो आ रहा हूं ना, हाँ आ रहा हूं ना, वो आ रहा हूं ना, वही तो कह रहा हूं। ये अभी आपने क्वेश्चन उठाया था, मेरे प्रतिपक्ष के नेता ने क्वेश्चन उठाया था, सदस्य ने हमारे ने, कि आपने कहा वो टास्क फोर्स नहीं बनी। अरे भाई क्या है कि आप तो एक जगह हो, आप 2 जगह, कर्नाटक मान लीजिए और हिमाचल मान लीजिए, हाँ तेलंगाना मिली जुली है, लेकिन अब हमारे तो कहीं ना कहीं पूरे देश में है, तो कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो हमारे वो चुनाव चल रहे थे दिल्ली के, आपको ये पड़ रहा था कि टास्क फोर्स नहीं बनी। अरे भाई तसल्ली करो, बड़ी पार्टी है, काम होगा, तसल्ली से होगा, क्यों नहीं होगा। और अब तैयार हो गई, 4 महीने में, आपने कहा 4 महीने में डीपीआर बन जाएगी, क्यों चिंता कर रहे हो। और उसमें भी कहीं ना कहीं तोहफा आएगा इस महती। हाँ तो यही मैं कह रहा हूं कि आप 2 जगह हो, हम पूरे देश में हैं, हम पूरे देश में लगे हुए हैं। हम भी बिजी थे, हमारे मुख्यमंत्री जी हरियाणा में बिजी थे, तो धीरे धीरे होता है। हमने कहा हो गया, अरे मनोज जी और कहा बढ़ानिया जी, पारिक जी, पहले कहा था चलो बजा दीजिए। अवसर लाने के लिए, बोलने के लिए धन्यवाद है। चलिए, मैं सदन को देश के मान, उनको करो, मैं सदन को देश के मान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी की एक कथन की याद दिलाना चाहता हूं। महान उपलब्धियां कभी भी आसानी से नहीं मिलती, और आसानी से मिली उपलब्धियां महान नहीं होती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, शहरी विकास के मांगों पर चर्चा के दौरान में बार आ जाते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र का काम उन पे ही ज्यादा रहा था। कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य का वक्तव्य सुन रहा था, इनके द्वारा उठाए गए विभिन्न बिंदुओं का जवाब तो खैर मेरे साथी हमारे शहरी विकास एवं स्वास्थ्य शासन मंत्री दे चुके, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने दिया। किंतु माननीय सदस्य जिस प्रकार जोर से अपनी कमियों छुपाने की दृष्टि से बोल रहे थे, उससे मुझे बहुत ही अचरज हुआ। मैं मात्र उदाहरण स्वरूप उनके समय की कार्य प्रणाली उजागर करने वाले एक काम का जिक्र करना चाहूंगा। सदन को जानकर आश्चर्य होगा, मैं फोटो भी लाया हूं, उसका फोटो लाया हूं। ये मेरे भीलवाड़ा के माननीय सदस्य आए होंगे, और उधर तो भीलवाड़ा का कोई है ही नहीं, इधर ही है। हाँ उधर ही है, हमारे इधर ही है, उधर नहीं है ना भीलवाड़ा में, इसलिए कह रहा हूँ उधर ही है भीलवाड़ा शहर में एक ऐसा हाई लेवल ब्रिज इनके समय निर्मित किया गया जिसकी ओर कोई अप्रोच सड़क है ही नहीं, और इस पर क्यों 34 करोड़ रुपए खर्च किए ये तो यही जाने। और वो कैसा है कि एक तरफ से चला गया और बीच में रुक गया, आगे ना जमीन है, ना रोड है, ना जमीन एक्वायर की है। अरे भाई आपको किससे दुश्मनी है जो ऊपर चढ़ करके वो नीचे गिरे? ये जरा मैं उनसे पूछता, लेकिन वो है ही नहीं। किनसे दुश्मनी है? वो कौन सा पॉइंट उसको बनाना चाहते हैं? क्या स्थिति हो रही है इस पर नहीं कहते हैं वो, तो मैं आपके सामने नमूना दिया है। अगर कभी आप में से भी कभी भीलवाड़ा जाने का मौका लगे, नहीं तो मेरे भीलवाड़ा के साथी हैं काफी बड़ी संख्या में, उनसे पूछ लीजिए।